एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 21 जुलाई 2026 आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय मामले। क्वेश्चन 1, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का पक्षकार बन गया है? ऑप्शन अ, संयुक्त राष्ट्र यूएन। ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन WTO। ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आंसर है ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन WTO। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत आधिकारिक तौर पर विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते का पक्षकार बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य अत्यधिक मछली पकड़ने और अवैध मछली पकड़ने में योगदान करने वाली हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है। संयुक्त राष्ट्र एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इस व्यापार समझौते के लिए विशिष्ट नहीं है। FAO खाद्य और कृषि पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इस विशिष्ट व्यापार समझौते का संरक्षक नहीं है। IMF वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता से संबंधित है, मत्स्य सब्सिडी से नहीं। एग्जाम फैक्ट, मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौता कुछ प्रकार की सब्सिडी को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखता है जो अति क्षमता और अति मछली पकड़ने में योगदान करती हैं। ये समझौता विश्व स्तर पर टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत आधिकारिक तौर पर विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते का पक्षकार बन गया है। दूसरा पॉइंट, मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौता कुछ प्रकार की सब्सिडी को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखता है जो अति क्षमता और अति मछली पकड़ने में योगदान करती हैं। ये समझौता विश्व स्तर पर टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी मामले, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, जुडिशरी और लीगल अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन अ, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995। ऑप्शन बी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1992। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार प्रवर्तन अधिनियम 1994। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान करता है। विकल्प गलत है क्योंकि वर्ष और विशिष्ट नाम गलत है। विकल्प सी गलत है क्योंकि वर्ष और विशिष्ट नाम गलत है। विकल्प डी गलत है क्योंकि इस नाम का कोई अधिनियम NHRC की स्थापना नहीं करता है। एग्जाम फैक्ट, NHRC भारत में एक सांविधिक निकाय है जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और उनकी रोकथाम के लिए उपायों की सिफारिश करता है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। दूसरा पॉइंट, NHRC भारत में एक सांविधिक निकाय है जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और उनकी रोकथाम के लिए उपायों की सिफारिश करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार नीति समीक्षा TPR तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, WTO समझौतों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन बी, सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, सदस्यों के बीच द्विपक्षीय व्यापार विवादों को हल करने के लिए एक बाध्यकारी मध्यस्थता मंच प्रदान करना। ऑप्शन डी, सभी सदस्य देशों के बीच नए बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करना और उन्हें अंतिम रूप देना।
आंसर है ऑप्शन बी, सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाने के लिए। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। WTO के व्यापार नीति समीक्षा तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाना है। ये सदस्य के व्यापार व्यवस्था की नियमित जांच और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि TPR सीधे प्रतिबंध नहीं लगाता है। विकल्प सी WTO के विवाद निपटान निकाय के कार्य का वर्णन करता है, न कि TPR का। विकल्प डी WTO के भीतर विभिन्न वार्ता दौरों और समितियों के कार्य का वर्णन करता है, न कि TPR का। एग्जाम फैक्ट: विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक अंतरसरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। इसकी आधिकारिक शुरुआत 1 जनवरी 1995 को माराकेश समझौते के तहत हुई, जिसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT की जगह ली। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, WTO के व्यापार नीति समीक्षा तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक अंतरसरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। इसकी आधिकारिक शुरुआत 1 जनवरी 1995 को माराकेश समझौते के तहत हुई, जिसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT की जगह ली। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन अ 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2015। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU योजना 2015 में शुरू की गई थी। विकल्प 2014, 2016 और 2017 PMAYU के लिए गलत लॉन्च वर्ष हैं। एग्जाम फैक्ट: PMAYU का उद्देश्य सभी के लिए आवास प्राप्त करके सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को किफायती आवास प्रदान करना है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU योजना 2015 में शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट, PMAYU का उद्देश्य सभी के लिए आवास प्राप्त करके सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को किफायती आवास प्रदान करना है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब रक्षा की ओर। क्वेश्चन 5, डिफेंस और सिक्योरिटी। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। हाल ही में किस भारतीय एजेंसी ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन वज्र चलाया? ऑप्शन अ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, ऑप्शन बी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN, ऑप्शन सी राजस्व खुफिया निदेशालय DRI, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल BSF। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN इंडिया ने ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की अवैध तस्करी को विफल करने के लिए ऑपरेशन वज्र सफलतापूर्वक चलाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB एक और प्रमुख ड्रग प्रवर्तन एजेंसी है, लेकिन इस विशिष्ट ऑपरेशन का नेतृत्व नहीं किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI मुख्य रूप से तस्करी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी से लड़ता है। सीमा सुरक्षा बल BSF एक सीमा रक्षक बल है और ऑपरेशन वज्र के लिए प्रमुख एजेंसी नहीं है। एग्जाम फैक्ट: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अधीनस्थ विभाग है। यह मुख्य रूप से अफीम पोस्ता की खेती की निगरानी और मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN इंडिया ने ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की अवैध तस्करी को विफल करने के लिए ऑपरेशन वज्र सफलतापूर्वक चलाया। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अधीनस्थ विभाग है।
यह मुख्य रूप से अफीम पोस्ता की खेती की निगरानी और मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक कानूनी मामले। क्वेश्चन 6 जुडिशरी और लीगल अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 मुख्य रूप से किस पेशे से संबंधित है? ऑप्शन अ चिकित्सा, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी कानूनी, ऑप्शन डी शिक्षण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कानूनी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अधिवक्ताओं और कानूनी पेशे से संबंधित है। अधिवक्ता शब्द सीधे कानूनी पेशेवरों को संदर्भित करता है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षण अलग अलग विधायी ढांचे द्वारा शासित अलग अलग पेशे हैं। एग्जाम फैक्ट। भारतीय बार काउंसिल भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 देश में अधिवक्ताओं को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अधिवक्ताओं और कानूनी पेशे से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, भारतीय बार काउंसिल भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 देश में अधिवक्ताओं को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। अंतर्राष्ट्रीय मामले। ध्यान दें। क्वेश्चन 7 इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। मोल्दोवा की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन अ क्लाउस योहानिस, ऑप्शन बी माया सैंडू, ऑप्शन सी वोलोदिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी आंद्रेज डूडा। आंसर है ऑप्शन बी माया सैंडू। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। माया सांडू मोल्दोवा की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो 2020 से इस पद पर हैं। उन्होंने हाल ही में एक राजनयिक यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। क्लाउस योहानिस रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आंद्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। एग्जाम फैक्ट। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में रोमानिया और उत्तर, पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। इसकी राजधानी चिसिनाउ है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, माया सांडू मोल्दोवा की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो 2020 से इस पद पर हैं। दूसरा पॉइंट, मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में रोमानिया और उत्तर, पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। इसकी राजधानी चिसिनाउ है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8 इकोनॉमी और फाइनेंस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। सतह कोयला लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय क्या है? ऑप्शन अ 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 37,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 75,000 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 37,500 करोड़ रुपए। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण योजना का अनुमानित वित्तीय परिव्यय 37,500 करोड़ रुपए है। विकल्प ए, बी और डी इस विशिष्ट सरकारी पहल के लिए गलत वित्तीय आंकड़े दर्शाते हैं। एग्जाम फैक्ट। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयले को सिंगेस में परिवर्तित करती है, जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये तकनीक कोयले से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने और आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण योजना का अनुमानित वित्तीय परिव्यय 37,500 करोड़ रुपए है। दूसरा पॉइंट, कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयले को सिंगेस में परिवर्तित करती है, जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये तकनीक कोयले से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने और आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9 इकोनॉमी और फाइनेंस।
एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में मुख्य उद्योगों के सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन अ 2011-12, ऑप्शन बी 2022-23, ऑप्शन सी 2017-18, ऑप्शन डी 2004-05। आंसर है ऑप्शन बी 2022-23। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्य उद्योगों के सूचकांक की नई श्रृंखला 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में अपनाती है। सकल घरेलू उत्पाद और आईआईपी जैसे कई अन्य आर्थिक संकेतकों के लिए 2011-12 आधार वर्ष है। 2017-18 इस सूचकांक के लिए वर्तमान आधार वर्ष नहीं है। 2004-05 कुछ आर्थिक श्रृंखलाओं के लिए पुराना आधार वर्ष था। एग्जाम फैक्ट: प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन को मापता है: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। यह आर्थिक सलाहकार कार्यालय OEA, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्य उद्योगों के सूचकांक की नई श्रृंखला 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में अपनाती है। दूसरा पॉइंट, प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन को मापता है: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। यह आर्थिक सलाहकार कार्यालय OEA, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। अब बैंकिंग की ओर। क्वेश्चन 10, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? ऑप्शन अ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन सी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्रीय बैंक है और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए प्राथमिक नियामक है, जिसमें फिनटेक संस्थाएं भी शामिल हैं। सेबी प्रतिभूति बाजार और म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए IRDAI जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय आर्थिक नीतियों को तैयार करता है लेकिन प्रत्यक्ष वित्तीय नियामक नहीं है। एग्जाम फैक्ट: भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अधिदेश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रा और ऋण प्रणालियों को विनियमित करना और वित्तीय संस्थानों की देखरेख करना शामिल है। ये भुगतान प्रणालियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए विभिन्न लाइसेंस और दिशानिर्देश भी जारी करता है, जिनमें से कई फिनटेक क्षेत्र में काम करती हैं। BLUEPRINTPAUSE एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्रीय बैंक है और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए प्राथमिक नियामक है, जिसमें फिनटेक संस्थाएं भी शामिल हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अधिदेश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रा और ऋण प्रणालियों को विनियमित करना और वित्तीय संस्थानों की देखरेख करना शामिल है। ये भुगतान प्रणालियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए विभिन्न लाइसेंस और दिशानिर्देश भी जारी करता है, जिनमें से कई फिनटेक क्षेत्र में काम करती हैं। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का पक्षकार बन गया है? विश्व व्यापार संगठन WTO। Q2, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। Q3, विश्व व्यापार संगठन WTO की व्यापार नीति समीक्षा TPR तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाने के लिए। Q4, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015। Q5, हाल ही में किस भारतीय एजेंसी ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन वज्र चलाया? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN। Q6, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 मुख्य रूप से किस पेशे से संबंधित है? कानूनी। पावर रिविजन जारी पार्ट 2 हाव्स। Q7,
मोल्दोवा की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? माया सेंडू। Q8 सतह कोयला लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय क्या है? 37,500 करोड़ रुपए। Q9 भारत में मुख्य उद्योगों के सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23। Q10 भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।